नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो क्लास 12th के लिए है और आज के जो वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे, वो है चैप्टर 11 का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स जो है वो हमारे जीवन के बहुत सारे पहलुओं को प्रभावित करते हैं। डोमेस्टिक लाइफ से लेकर मेडिसिनल, इंडस्ट्रियल, इवन बायो फर्टिलाइज़र, बायो कंट्रोल। तो ये जो अलग अलग इसके जो रोल है उसको इस चैप्टर में डील किया गया है और उसी के ऊपर हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। यानी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी कितनी कैटेगरीज में है, कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो ये माइक्रोब्स से कौन कौन है? बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, उसके बाद प्रोटोजोआ, इसके बाद वर्म्स और वायरसेस, वायराइड्स एंड प्रियांस। अब इन माइक्रोब्स के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में आप वेल नोन है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बैक्टीरिया हमारे मतलब हर फील्ड में आपको ये बेनिफिशियल से लेकर हार्मफुल एस्पेक्ट दोनों तरह के पक्षों को तरीके से हमको प्रभावित करता है। फंजाई में जैसे कि आप पढ़ेंगे आगे, ट्राइकोडर्मा है या पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, बहुत सारे ऐसे, ईस्ट है, बहुत सारे ऐसे फंजाई मिलेंगे जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। प्रोटोजोन्स में भी, ये भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीजेज मेनली जो है वो कैच करता है। वर्म्स और वायरसेस, इस तरीके के ये 5 कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब इसमें इनका रोल क्या है हमारे वेलफेयर में, ह्यूमन वेलफेयर में इनका रोल क्या है? तो उस चीज़ को अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, इस आल्सो हेल्प इन द सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर। तो वन बाय वन हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो आइए चलिए हमारे साथ हम इस सब को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, एनसीईआरटी में जो भी कंटेंट है वो एक थ्योरेटिकल बेस पर दिया गया है और हमने इसको आपकी आसानी के लिए कोशिश किया है कि टेबुलर फॉर्म में जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो सब समेट दूँ, ताकि आपको एक जगह से बहुत कम समय में आपको पूरी की पूरी जो है वो नॉलेज मिल जाए। ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो ठीक है, अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। चलिए, तो ये जो 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो नाम लिखे गए हैं, इनके नाम याद रखिए, इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं उनको याद रखिए और इनका यूज क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। पहले हम आते हैं लैक्टोबैसिलस या एलेवी। ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इनसे क्या होता है, ये लैक्टोज जो एक डाइसेक्राइड है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। मिल्क के अंदर लैक्टोज, आपको लैक्टोज डाइसेक्राइड होता है, उसको लैक्टिक एसिड में बदलते हैं, ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड मिल्क को कर्ड में बदल देता है। फिर आप देख सकते हैं कर्ड के बहुत सारे यूजेज हैं, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक फंजाई है, एक अलग तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड ये फर्मेंट करता है। कोई भी सुगरी सब्सटेंस होगा उसको फर्मेंट करेगा एंड रिजल्ट इन अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड फार्म, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फार्मेशन है, इट इज़ यूज इन बेकर्स इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इसीलिए इसको बेकरिस्ट भी कहा जाता है। और जो अल्कोहल जो इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इससे कई तरह के अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाए जाते हैं और इसीलिए इसको बीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बेकिंग में हाउस होल्ड लेवल पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के रूप में इट इज़ यूज टू मेक केक, ब्रेड, ठीक है, ये सब चीज़ें बनाने में यूज होता है। इसके अलावा इडली, डोसा, टोडी, कई तरह की चीज़ों को बनाने में यीस्ट का इम्पोर्टेंट यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए एक और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमानी। नाम बड़ा है
कोई बात नहीं, आप ये कोशिश करेंगे, आप तोड़ के याद कीजिए। प्रोपियोनी एक साथ कर लीजिए, प्रोपियोनी। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम आप जानते ही हैं। और ये याद रखिए सारमानी या सरमानी, जैसे याद कर सकें, सरमानी, ठीक है। तो प्रोपियोनी, बैक्टीरियम, सरमानी। हालांकि आप जब पढ़ेंगे तो ये एक साथ है, प्रोपियोनी, बैक्टीरियम, सरमानी, ठीक है। अब इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग कहते हैं स्विस चीज। और इसकी खास बात क्या होती है, इसमें लार्ज होल होते हैं। और लार्ज होल होने से क्या होता है, ये जो चीज़ है वो क्या हो जाता है, स्पंजी होता है, सॉफ्ट होता है। और ये लार्ज होल बनते कैसे हैं, जब फर्मेंटेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ये आप देख सकते हैं, ये स्विस चीज़ है। और इसके ऊपर ये लार्ज होल्स है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बबल्स के रूप में बाहर निकलते हैं तो ये होल बन जाता है। और इस तरीके से ये जो चीज़ होता है काफ़ी सॉफ्ट और सॉफ्ट भी होता है, स्पंजी भी होता है, ठीक है। इसके अलावा पेंसिलियम स्पीसीज, पेंसिलियम रॉक्वे फोर्टाई, रॉक्वे फोर्टाई स्पीसीज का नाम है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। पेंसिलियम रॉक्वे फोर्टाई ये एक फंगस है और इससे जो चीज़ बनता है उसका नाम है रॉक्वे फोर्टाई, रॉक्वे फोर्ट चीज़। तो चीज़ का क्या यूज़ होता है तो आप सब जानते हैं, खाने के लिए डिलीशियस जो भी पकवान होते हैं वो बनाए जाते हैं इससे जो है। तो ये चार जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में अपनी अच्छी जगह रखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस में। देखें इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस में हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनिक एसिड, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स और स्टेटिन, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो इसमें पहले हम लोग ऑर्गेनिक एसिड को देखते हैं। These are the 4 categories of microorganisms and these are the acids obtained from these microorganisms। अब यहाँ पे याद कैसे करें, आपको देखिए याद करने के लिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ। ये इसको हम लोग इसको तो नाम तो याद कर ले आप, सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि कौन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो देखिए एसिटाई यहाँ वर्ड है, तो एसिटाई का मतलब ये हुआ कि ये एस्टिक एसिड से रिलेटेड है, यानी एस्टोबैक्टेरिस्टाई इज यूज टू प्रोड्यूस एस्टिक एसिड। इसी तरह से क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड से है, लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकाई ये लैक्टिक एसिड से है, लैक्टिक एसिड, और एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड से है। तो इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड ये भी एक तरह के LAB ही है, और ये क्लॉस्ट्रीडियम एस्टोबैक्टेरिस्टाई एस्परजिलस नाइजर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए इस केस में कि अगला जो है वो ये एंटीबायोटिक्स। तो जो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एंटीबायोटिक्स के इम्पॉर्टेंट सोर्स है। हालांकि जो पहला एंटीबायोटिक्स है इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम पेंसिलियम नोटेटम बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन अब नाउ एडेड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेंसिलियम क्राइसोजेनम से निकाला जाता है जो एक फंगस है। और ये एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, पैथोजन को किल करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करते हैं। इसी तरह से स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक्स देते हैं, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। और जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है ये एंटीबायोटिक्स नहीं देता है, इससे अल्कोहल ऑब्टेन होता है, और ये अल्कोहल ब्यूरेजेज कई तरह के ब्यूरेजेज के बनाने के काम आता है। अच्छा, इसमें कुछ एल्गीज भी है, कॉन्ड्रप्स जो है कॉन्ड्रस क्रेप्सिस, उससे भी एक तरह के एंटीबायोटिक्स है। तो कुछ एल्गी भी है लेकिन बहुत माइनर है, इसलिए उनसे भी एंटीबायोटिक्स निकाला जाता है। लेकिन मेजर सोर्स देखिए बैक्टीरिया है, ठीक है, और कुछ फंजाई भी है जिनसे एंटीबायोटिक्स निकाला जाता है। इसके बाद से अगला स्टेप अगर हम दें एंटीबायोटिक्स के बाद से, वो है एंजाइम। तो इसमें देखिए ये कॉमन सोर्सेस हैं, लिविंग सोर्स से निकाले जा सकते हैं, इसलिए यहाँ स्पेसिफाई नाम नहीं किया गया है। तो प्रोडक्ट पे ही हम कंसंट्रेट करें, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम किसको ब्रेक करता है, लिपिड को ब्रेक करता है।
और लिपिड के ऊपर डर्ट कलेक्ट होते हैं और हमारे क्लोथ को गंदे कर देते हैं। इसलिए ये लाइपेज जो डर्ट होते हैं उनको रिमूव करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इट इज़ यूज इन डिटर्जेंट टू रिमूव स्टेन, हैंस कॉल्ड स्टेन रिमूवर। ठीक है। और प्रोटीएजेज एंड पेक्टिनेजेज एंजाइम्स का क्या रोल है, तो दीज एंजाइम्स आर यूज टू मेक द फ्रूट जूस क्लियर। फ्रूट जूस जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें बहुत सारे फाइबर्स, प्रोटीनेशियस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स उसको फाइबर को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और इस तरीके से जो फ्रूट जूस होते हैं वो क्लियर होते हैं। अब इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्केट के अंदर जो फ्रूट जूस होते हैं वो क्लियर होते हैं, हम घर में निकालते हैं वो बड़े फाइबरस होते हैं। तो भाई हम घर में प्रोटीनेज और पेक्टिनेज एंजाइम का थोड़ा यूज कर रहे हैं, तो फाइबर तो उसमें प्रेजेंट है, लेकिन जो मार्केट में जो बॉटल्ड जूस होते हैं वो फाइबर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, अंतर है कि प्रोटीएजेज एंड पेक्टिनेजेज एंजाइम्स आर यूज टू मेक द फ्रूट जूस क्लियर। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, एक तरह का बैक्टीरिया है, और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम निकाला जाता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनीज, एंड दिस स्ट्रेप्टोकाइनीज एंजाइम इज यूज टू रिमूव, ये याद रखिए, ब्लड क्लॉट जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट बन जाते हैं, जैसे चोट लग गई क्लॉट बन गया, उनको हम ऑपरेशन से नहीं निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राई क्या करते हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनीज एंजाइम से बने हुए मेडिसिन देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट बन गया है उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल एस्पेक्ट है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें अब, तो ये आपने देखा बायो एक्टिव मालिक्यूल, स्टेटिन इम्पॉर्टेंट बायो मालिक्यूल है, इसको तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, रिमूव क्लॉट, इसको क्लॉट बस्टर भी कहा जाता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये एक फंजाई है, एंड इससे एक इम्पॉर्टेंट केमिकल निकाला जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये केमिकल है, एंड ये क्या करता है, इट एक्ट एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट यू नो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो नॉन सेल्फ को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए जब आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जाहिर सी बात है कि आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में किसी दूसरे एनिमल का या किसी दूसरे पर्सन का बॉडी पार्ट शिफ्ट किया जाएगा तो वो तो नॉन सेल्फ होगा, तो हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो उसके रिजेक्शन को सप्रेस करने के लिए ये मेडिसिन यूज की जाती है, और ये इसलिए भी यूज की जाती है कि भाई आर्गन का ट्रांसप्लांटेशन जरूरी है। ठीक है, रिजेक्शन करता है उसकी अच्छी बात है, बट आर्गन ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरी है। तो आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये जो केमिकल है साइक्लोस्पोरिन है, ये इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, मोनेस्कस परप्यूरियस, इससे एक केमिकल निकाला जाता है, इसका नाम है स्टेटिन, और ये स्टेटिन क्या करता है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर प्रॉब्लम है आजकल की, तो ये बायोस्टेटिन इज यूज टू रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल। आपको बता दूं कि ये जो पार्ट मैं बताया हूँ ना अभी जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एटलीस्ट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में आएंगे, ऐसे ही 2-1 ब्लॉक हटा दिया जाएगा, वहाँ ABC लिख दिया जाएगा और आपको फिल करना होगा, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद से अब आगे हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट पर। सीवेज क्या होता है, जो म्यूनसिपल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट निकल के म्यूनसिपल वेस्ट बन जाता है, जो म्यूनसिपल वेस्ट जिसमें क्या क्या होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होंगे और साथ में हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं सीवेज। ठीक है। और जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट किया जाता है उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा कि जो सीवेज होता है उसको यूजेबल बनाया जाता है। सीवेज तो टोटली अनयूजेबल है, बहुत डेंजरस है, भयानक बीमारियों का घर है, तो उन सब में से जो ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेंस को रिमूव करके और उनको यूजफुल बनाया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग अलग अलग स्टेप्स में पढ़ेंगे। इट इज़ कम्प्लीटेड इन 2 स्टेप्स, पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट।
जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है ये? फिजिकल प्रोसेस है। और इसमें ये 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आयरन में वुमेन मैश, यानी लोहे की जो जाली होती है ना, लोहे की जाली से वाटर, जो सीवेज वाटर है, फिल्टर किया जाता है। अब उससे जब वाटर को पास कराया जाएगा तो क्या होगा, जो लार्ज पेबल्स होंगे, क्लॉथ होंगे, पेपर होंगे, ट्विंग्स होंगे, डाली मतलब पेड़ की जो लीव्स होगी, तो जो बड़े बड़े चीज़ें जो सीवेज वाटर में रन कर रही हैं वो सब की सब क्या होंगी, छन जाएंगी। वो आयरन वुमेन में उनसे होके नहीं जाने देगा। तो जो वाटर, केवल जो वाटर है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, वो हमको मिल जाएगा। अब देन इट इज अलाउड टू सेडिमेंट, उसको एक चैम्बर के अंदर कलेक्ट किया जाता है। एक चैम्बर के अंदर, ऐसे चैम्बर के अंदर कलेक्ट कर लिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो जो बॉटम होगा, बॉटम में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन द बॉटम, तो वहाँ पर जो एक लेयर बनेगी उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्लज। क्या कहेंगे उसको हम? प्राइमरी स्लज। तो ये प्राइमरी जो स्लज है, दिस प्राइमरी स्लज इज फॉर्म आफ्टर सेडिमेंटेशन। अब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लुएंट है, यानी जो वाटर है, उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो मेजर प्रॉब्लम हमारी ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हैं, जो ऑर्गेनिक जो मैटर इसके अंदर जो प्रेजेंट है, अब देख सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सीवेज वाटर के अंदर, उसको एरोबिकली और एनएरोबिकली, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बैक्टीरिया के द्वारा और एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्स कौन कौन से फॉलो? इफ्लुएंट को जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद ऑब्टेन हुए हैं, उनका पहले एरेशन टैंक, या देखिए एरेशन टैंक में, पहले एरेशन टैंक के अंदर इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसको एरोबिक बैक्टीरिया से डाइजेस्ट कराया जाता है। जब एरोबिक बैक्टीरिया की जब ग्रोथ होगी तो फ्लॉक्स बने, ग्रुप रैपिड ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया फॉर्म फ्लॉक्स। ठीक है, और इसी कारण इस प्रोसेस को हम लोग फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। अब इसके रिजल्टेंट क्या होगा? इसके रिजल्टेंट जो है, जो ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है प्रेजेंट इन द वाटर, वो यूज होना शुरू हो जाएगा और बीओडी क्या होगी? बीओडी बढ़ने लगी। बीओडी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या होगा? इंक्रीज होगी। ठीक है, बीओडी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ऑर्गेनिक डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा और बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक मैटर और बीओडी में उल्टा रिलेशन, जितना जो है ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा बीओडी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन ही तो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसके बाद क्या होगा कि एरोबिक ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बीओडी बढ़ेगी एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो एरोबिक बैक्टीरिया विल नॉट डिकम्पोज दिस सीवेज। तब हम क्या करेंगे कि इफ्लुएंट को सेडिमेंटेशन चैम्बर में सेडिमेंटेशन कराएंगे। एक चैम्बर के अंदर एक उसको जो डिजॉल्व हो गए ऑर्गेनिक मैटर जो सस्पेंडेड हैं उनको फिर सेटल डाउन कराया जाएगा और इसके रिजल्टेंट जो स्लज जो लेयर बनेगी उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। देखिए एक्टिवेटेड स्लज, और इस एक्टिवेटेड स्लज के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसी स्टेप के पहले सेकेंडरी ट्रीटमेंट के फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेटेड स्लज जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है इनोकुलम के रूप में यूज किया जाता है। इनोकुलम यानी
जैसे दही में दूध में दही को स्टार्टर के रूप में डाला जाता है, उसी तरीके से ये स्टार्टर के रूप में ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये एक्टिवेटेड स्लज यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्लज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कभी कभार एक्टिवेटेड स्लज और प्राइमरी स्लज में अंतर पूछ दिया जाता है। तो ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी एरोबिक डिकम्पोजिशन के बाद अब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। ये देख सकते हैं एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। एनएरोबिक डिकम्पोजिशन में एनएरोबिक जो बैक्टीरियाज होती है, एनएरोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगी और इसमें बैक्टीरिया और फंजाई, एनारोबिक बैक्टीरिया और फंजाई दोनों इन्वॉल्व होंगे। इसमें बायोगैस फार्म होगा और ये बायोगैस ये जो एनारोबिक ट्रीटमेंट के बाद इसको क्या करेंगे, सेटिंग फिर कराएंगे, सेटलिंग, यानी जो मैटर हैं वो फिर फिल्टर करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट किया जाता है ताकि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाए एंड देन द वाटर इज डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, वो है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस देखिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा पोर्शन मीथेन का होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस, ये 4 गैस का मिक्सचर बायोगैस कहलाता है। और ये बनता जहाँ पे है उसको हम लोग कहते हैं बायोगैस प्लांट। ये डेवलप किया गया है, ये KVIP यानी खादी विलेज इंडस्ट्रियल ये कॉरपोरेशन, ठीक है, और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये जो है बायोगैस प्लांट डेवलप किया। इसमें क्या किया जाता है कि जो काऊ डंग या एनिमल डंग्स होते हैं उनकी स्लरी बनाई जाती है। ये देखिए यहाँ इस चैम्बर में जो है इसको हम लोग इनलेट चैम्बर कहते हैं। इनलेट चैम्बर में जो काऊ डंग का घोल होता है उसको इसमें प्लेस किया जाता है, वो यहाँ पाइप से होते हुए यहाँ पर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आ जाएगा। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, यहाँ पर जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो इनको डिकम्पोज करेंगी और इस दौरान जो गैस रिजल्ट बाहर की तरफ निकलेगी वो यहाँ पर गैस जो ये होल्डर है इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा और जो स्पेंट स्लरी है वो आउटलेट में यहाँ पे आउटलेट चैम्बर में कलेक्ट होगा और ये मैन्योर के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो ये बायोगैस प्लांट रहा। इसका एक और यूज है अगर हम देखें बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। देखिए पेस्टिसाइड क्या होते हैं, पेस्टिसाइड है चाहे जो भी वीडीसाइड है, यार ये केमिकल है, ये केमिकली कंट्रोल करते हैं पैथोजन का। और यहाँ पर सजेस्ट किया गया है बायो कंट्रोल, यानी इफ द बायोलॉजिकल मेथड्स आर यूज टू कंट्रोल द प्लांट डिजीज आर पैथोजन देन इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या होगा? ये मतलब कंट्रोल ऑफ पैथोजन बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स। तो बायो, अब इसका मतलब इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म यूज होंगे। अब बहुत सिंपल वे में हम आपको समझा देंगे बायो कंट्रोल क्या है। अगर चूहे को कंट्रोल करना है तो उसको खाने वाले स्नेक पाल लीजिए, ठीक है तो सुनने में अटपटा लग रहा है लेकिन है बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंट्रोल करना। चलिए कुछ और एग्जांपल हम बताते हैं जो आप याद रखिएगा। ये लेडी बर्ड बीटल, ये कंट्रोल करते हैं एफिड्स को, एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। ड्रैगन फ्लाई, ये मस्कीटो के जो लार्वा होते हैं ना उसको बड़े चाव से खाते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई यूज टू कंट्रोल मस्कीटो पॉपुलेशन। इसी तरह से बेसिलस, ये बेसिलस जो है बेसिलस थुरिजियंसिस एक बैक्टीरिया है और इसमें ये देखिए इस क्राई जो प्रोटीन है ये इंसेक्टिसाइडल होता है, यानी इट इज़ यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट, ठीक है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है एंड प्रोटेक्ट रूट सिस्टम एंड कंट्रोल प्लांट पैथोजन। बैकुलोवायरस एक कैटेगरी आप जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, पोलियोन्यूक्लियो हेड्रोवायरस, ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ याद रखिए कि बैकुलोवायरस यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है।
ये जो बेसिलस थुरिजेंसिस के बारे में आपको बताया है कि इसके अंदर जो क्राई प्रोटीन होता है यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है माइक्रोब्स आर आल्सो यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर। तो देखिए 3 कैटेगरीज आप माइक्रोब्स हैं जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई। आपको याद रखना है कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो हमें बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होते हैं। जैसे देखिए कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जैसे एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और यहाँ पर देखिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो तीनों का काम सेम है। अंतर क्या है कि एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम फ्री लिविंग है और राइजोबियम क्या है, ये सिम्बायोटिक है। और इनमें भी अंतर है, एजोटोबैक्टर एरोबिक कंडीशन में फिक्स करता है, क्लॉस्ट्रीडियम नॉन एरोबिक कंडीशन में फिक्स करता है। अब ये जो दो है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोमोनास, ये जो एजोटोबैक्टर क्लॉस्ट्रीडियम के द्वारा जो फिक्स नाइट्रोजन है अमोनिया, उस अमोनिया को नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और प्लांट जो है वो अमोनिया या नाइट्रोजन के रूप में भोजन नाइट्रोजन को नहीं लेता है, वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ही लेता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं और इस तरीके से पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है। साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, जैसे नास्टाक है, एनाबिना है। फंजाई ये माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं, जैसे एलनस है, एलनस, पाइनस, इन सब पौधों में जो है ये क्या करते हैं, फंजाई माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं और उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, फास्फोरस एंड अदर न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड करते हैं। तो ये अब एज ए बायो फर्टिलाइजर माइक्रोब्स का यूज हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।